हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस एक्ट 1861 के एमसीक्यू करेंगे। और ये एमसीक्यू हैं, ये यूपी पुलिस एक्ट से रिलेटेड हैं, रेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पहले चूंकि हमारा जो क्लास है वो यूपी पुलिस एक्ट का कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 1 से लेकर 47 तक। अब उसके एमसीक्यू हैं और ये लगभग 175 प्लस एमसीक्यू हैं। और इसमें से इसके बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप देख लेंगे, उसके बाद में आपको खुद लगेगा कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन ना होने की संभावना वो रहेगी। तो यानी आपने इनको एक या दो बार आपको वीडियो को देख लेना है, 2-3 बार, फिर उसके बाद में आपका पुलिस एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 175 प्लस क्वेश्चन है तो टाइम भी लग सकता है, 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है। तो तेजी के साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एक्ट संशोधन अधिनियम 2001 के लागू होने की तिथि क्या है? ठीक, तो इसका आंसर है सी, यानी 10 अगस्त। ये है 10 अगस्त 2001। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस एक्ट 1861 है। अब ये इसका मतलब अधिनियम संख्यांक के साथ में आपको देखना है। पुलिस एक्ट 1861, तो ये अधिनियम संख्यांक कौन सा है इसका? 5। ठीक है ना, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 ये कब लागू हुआ था? ठीक है ना, ये यूपीएपीओ के प्री एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1939 को। ठीक है ना, संशोधन अधिनियम जो 1939 का है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 को इनेक्ट करने के पीछे कारण जो है वो क्या थे? तो इसमें ये प्रियम्बल से रिलेटेड है। पुलिस का पुनर्गठन, अपराध का निवारण और उनका पता लगाना, पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। हाँ, थोड़ा टाइम शायद आपको भी देना पड़ेगा इसमें, ताकि आप जो है सोच के और उसका आंसर अपनी बुकलेट में लगा सकें। आप ए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके डाल क्वेश्चन नंबर डाल के और फिर उनके सामने अपना ऑप्शन लगा लेना, फिर ये वाला आंसर जो है देख लेना। इसको चाहे पहले थोड़ा सा पॉज करके फिर अपना आंसर लगा के तब इसको देख लेना कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, पुलिस एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ये है 22 मार्च 1861 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस एक्ट 1861 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो उस टाइम पे कौन था, गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा? ठीक है ना, क्योंकि वही अंतिम गवर्नर जनरल था और वही फिर पहला वायसराय था। कौन था, इसको आगे रिलेटेड इससे क्वेश्चन है तो इसलिए ये बताया नहीं जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस एक्ट 1861 पुलिस बल को पुनर्गठित करने, अपराध की रोकथाम करने और निषेध करने का सक्षम उपकरण बनाने की व्यवस्था करता है पुलिस एक्ट। अब ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका राजकुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस एक्ट 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं थी? तो इसमें जो मूल धाराएं हैं पुलिस एक्ट में वो कितनी है? 47। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर 47 जो है मूल धाराएं हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वर्तमान पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं प्रवर्तन में हैं? तो ये एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा पर है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो 48 है। वो जैसे 32A है ना, 2A, 8A, इन सबको मिलाकर के ये इस तरह से कह रहा है। 15A हो गई है ना, तो इनको मिलाकर के ये कह रहा है कि टोटल सेक्शन जो है वो कितनी जो है वो इस टाइम पे प्रवर्तन में है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, पुलिस एक्ट के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं निश्चित की गई हैं? तो यहाँ पर कौन कौन सी इससे रिलेटेड, देखो पहले से डिटेल नहीं बताई जाएगी क्योंकि उनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो आप उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन कर भी सकते हो। ठीक है ना, इसलिए ज्यादा डिटेल इसमें आगे की नहीं बताई जाएगी, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल रहेगी वो बता दी जाएगी। ठीक है ना, तो अब कितनी धाराएं निश्चित की गई हैं? तो टोटल
6। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सी धाराएं निश्चित की गई हैं, है ना। तो 6, 11, 38 से 41 उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। उसके बाद पुलिस एक्ट के पुलिस बल के संगठन, उसके वर्गीकरण और उसके वितरण, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्लासिफिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको है, तो ये किसको है, ए और बे दोनों को। ठीक है ना, क्योंकि महानिरीक्षक, चूंकि पहले महानिरीक्षक था, फिर उसके बाद में महानिदेशक को शामिल कर दिया गया, तो महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों ही शब्द जो है वो ऐड हो गए इसमें। उसके बाद में अब ये सेक्शन हो गया 12 से संबंधित। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किस केस में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, ना कि वर्दी या पोशाक के द्वारा। तो ये कही गई थी बात लखनलाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी के केस में। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है जिला पुलिस अधीक्षक के निम्न में से कौन, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत में कौन सम्मिलित है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका संयुक्त और अपर जिला अधीक्षक। ठीक है ना, यानी ज्वाइंट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा पुलिस एक्ट के अंतर्गत में कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई थी, 2A, 8A, C है उपयुक्त दोनों और D है केवल 8A। तो इसमें हो गया आपका उपयुक्त दोनों यानी बोथ ऑफ। ठीक है ना, ये तो 8 लग गया, उपयुक्त दोनों यानी ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पुलिस एक्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा धारा 2A और 8A जोड़ी गई, तो 2A और 8A जो है वो कब जोड़ी गई थी, तो ये 2001 में, जो कि 10/8/2001 से ये लागू है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ढोर शब्द के, कैटल शब्द के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर सींग वाले ढोर, हाथी, ऊंट, बकरियां, खच्चर, भेड़े, सुअर और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पुलिस एक्ट के अंतर्गत में प्रॉपर्टी शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर्टी शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है, चल संपत्ति, धन, मूल्यवान प्रतिभूति, अचल संपत्ति, तो इसका आंसर हो गया अचल संपत्ति। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस एक्ट के अंतर्गत में व्यक्ति की परिभाषा में क्या एक निगमित व्यक्ति भी शामिल है, ठीक है ना, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें निगमित व्यक्ति भी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पुलिस एक्ट की कौन सी धारा निर्वचन खंड से संबंधित है, तो निर्वचन खंड से संबंधित धारा 1। 21 क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन यानी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पुलिस फोर्स समझा जाएगा और रीति तय भर्ती किया जाएगा, ये किस सेक्शन में कहा गया है, तो ये आपका धारा 2। उसके बाद में नेक्स्ट है 22, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, धारा 2। उसके बाद नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, ये किस सेक्शन में कहा गया है, तो ये है आपका धारा 2A, ठीक, जो 2001 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होता है सिविल एविएशन पर्सनल जो होता है वो पुलिस फोर्स का सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, तो किस धारा के अधीन वो नियुक्त किए जाएंगे, तो ये है आपका धारा 8A के अधीन, ठीक है ना, जो धारा 8A के अधीन नियुक्त किए जाते हैं ये। उसके बाद में धारा 2A में ये बात लिखी गई है कि धारा 8A के अधीन नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के
अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर वो देनी है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 30 दिन के भीतर। पॉज में इसलिए लेता हूं ताकि उस उतनी देर में आप अपना आंसर जो है वो टिक कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होता है उसके द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा, यानी कंपेंसेशन के रूप में उसको प्रतिकर के रूप में क्या भुगतान किया जाएगा? उसको 3 माह के वेतन के बराबर, ठीक है ना। 3 माह के वेतन के बराबर उसको दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये आपको पता ही होगा, धारा 2A से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है 27। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण मतलब उसका जो सुपरविजन है वो सुपरिंटेंडेंस जिसको बोलते हैं, तो वो किस में वेस्टेड होगा, इन्वेस्टेड होगा? तो ये है आपका राज्य सरकार, ठीक है ना। तो जो सुपरिंटेंडेंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 28। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस का थ्रू आउट ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, तो वो किसके अधीन रहता है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन है महानिरीक्षक, महानिदेशक, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों। तो जब से संशोधन हुआ है तब से ये दोनों हो गए हैं, ठीक है ना, यहां पर। उसके बाद में 29 क्वेश्चन। सर्वत्र पुलिस जिले में, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, देखो वहां सुपरिंटेंडेंस था जो कि स्टेट गवर्नमेंट में था, ठीक है ना। और यहां पर क्या है जो हमने पीछे पढ़ा था, यहां पर साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक होता है, तो महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों में। तो ये दोबारा रिपीटेड हो गया है, पर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिपीट नहीं है। इसमें क्या है कि अलग से ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, अब पहले वाले ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसलिए ये थोड़ा अलग है। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसमें इन्वेस्ट होगा? तो पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, ठीक है ना। इसका आंसर ये अलग है। उसके बाद में नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन निहित होता है, तो किसके अधीन निहित होता है? अब इसमें एसपी, असिस्टेंट एसपी हो गया, फिर एक एसपी और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में, तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक जिला अधीक्षक और एसपी यानी इसमें। उसके बाद में देखो उपयुक्त सभी भी आ सकता है, लेकिन जो सही ऑप्शन इसमें जाएगा वो एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में, इसमें इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 31। एसपी और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत में और कौन आता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर जिला अधीक्षक भी आता है, संयुक्त जिला अधीक्षक भी आता है, सहायक जिला अधीक्षक भी आता है और अन्य व्यक्ति भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट है 32। महानिरीक्षक को किसकी शक्तियां प्राप्त हैं? 32। तो महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है ना, ना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, धारा 5। उसके बाद में नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी को डिसमिस, सस्पेंड या रिडक्शन इन रैंक, इसका प्रोविजन जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत है? तो ये है धारा 7 के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट है 34। जो अवर अधिकारी होते हैं, अवर मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, लोअर, उनकी नियुक्ति
और उनकी डिसमिसल इत्यादि से संबंधित धारा 7 के उपबंध के अधीन समय समय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन होगा? तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 311। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 35। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को डिसमिस या सस्पेंड किस आधार पर किया जा सकता है? तो ऑप्शन है कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाए जाने पर, पद के लिए अयोग्य समझे जाने पर, कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेने पर, या उपयुक्त सभी आधार पर। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी आधार पर, यानी धारा 7 से रिलेटेड हो गया ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जिला अधीक्षक गण अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाए जाते हैं उनको निम्न दंडों में से कौन सा दंड दे सकता है? तो यहां पर हो गया 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, यानी ये सारे हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन किस में इन्वेस्ट होता है? तो ये पुलिस प्रशासन की जब बात आती है तो वो किस में होता है? महानिदेशक और महानिरीक्षक। ठीक है ना। ये दोनों हो गए इसमें, है ना। और चूंकि यहाँ पे अलग अलग भी दे रखा है, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, तो इसमें ये सभी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? या तो महानिरीक्षक करेगा या अन्य अधिकारी जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे। तो ए और बी दोनों के द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा। उसके बाद में तो कोई महानिरीक्षक भी होता तो महानिरीक्षक भी इसमें शामिल होता ऑप्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख भी रखा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2A के द्वारा निम्न में से किस पद का सृजन किया गया है? तो ये आपका हो गया नागरिक उड्डयन कार्मिक, यानी सिविल एविएशन पर्सनल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। जो सिविल एविएशन पर्सनल है, नागरिक उड्डयन कार्मिक, उसकी परिभाषा किस धारा में दी हुई है? तो ये धारा 1 में दी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। नागरिक उड्डयन कार्मिक को भी पुलिस बल माना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2001 के किस संशोधन अधिनियम क्रमांक, अब 2001 का संशोधन का अधिनियम क्रमांक यहाँ पे पूछा है, तो अधिनियम क्रमांक कौन सा हो जाएगा इसका? 33। ठीक है ना ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट किस धारा के अंतर्गत में दिया जाता है? तो ये धारा 8 है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? तो कौन जारी करेगा? यानी महानिदेशक जो रहेगा, महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। तो ये तो है नहीं, तो या तो ये रहेगा या ये रहेगा। तो ए और यानी बी और सी दोनों, ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद में नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन कार्मिक के जो सदस्य पुलिस बल के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं वे 30 दिन के अंदर निम्न में से किसे सूचना देंगे? तो 44 जो क्वेश्चन है इसमें सूचना किसको देते हैं? महानिदेशक को, जो नागरिक उड्डयन कार्मिक है उसको। ये किस सेक्शन से है? 2A। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्या है? पुलिस अधिकारी
कब पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को विड्रॉ करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रत्याहृत का मतलब क्या होता है, विड्रॉ कर लेना। तो पुलिस अधिकारी कब पद त्याग या पद के कर्तव्यों से, यानी रिजाइन देना, पद त्याग करना मतलब रिजाइन देना, या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो कब स्वतंत्र होगा, यानी जब वो जिला अधीक्षक के द्वारा ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, या वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र की लिखित सूचना 2 माह से एन्यून अवधि के लिए दे दी हो। तो इसमें कौन सा हो गया, ए एंड बी दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से सीनियर ऑफिसर को इस आशय की लिखित सूचना कितने महीने के भीतर देनी होगी, तो 2 माह से न्यून, यानी 2 माह के भीतर। उसके बाद में नेक्स्ट है 47। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग के पूर्व सूचना किसको पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है, कितने दिन पूर्व, तो 2 मास से एन्यून अवधि के लिए। ये एक तरह से रिपीटेड ही हो गया, पर बस भाषा उसकी चेंज है क्वेश्चन की, वहां अलग तरीके से भाषा पूछी है, अलग तरीके से भाषा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। पुलिस अधिकारी किसकी इजाजत से त्यागपत्र दे सकता है। अब यहाँ इजाजत किसकी लेनी पड़ती है उसको 48 में, तो वो लेनी पड़ती है एसपी की, ठीक है ना। ये आप धारा 9 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 32 और 33 जो पैरा 477 से लेकर 519 तक हैं, वो पुलिस एक्ट की किस धारा को इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो कौन सी हो गई, धारा 7। उसके बाद में नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के बाद पद त्याग नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी 2 माह की सूचना के दिए बिना पद त्याग नहीं करेंगे। ये प्रावधान जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका धारा 9, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। मतलब घुमा के है क्वेश्चन, कहीं यहाँ पे 2 मास ऑप्शन में पूछ ले रहा है, ठीक है ना, कहीं वो धारा से रिलेटेड पूछ ले रहा है, कहीं वो किसको देनी है सूचना वो पूछ ले रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को 3 बार घुमा के जो है पूछा गया है, ठीक है ना। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ये किस सेक्शन में प्रोविजन है, तो ये है आपका धारा 10। उसके बाद नेक्स्ट है 52। देखो 50 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट में लगभग हो गए हैं, 22-23 मिनट में। नेक्स्ट है आपका पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक क्या हो जाए, महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, परमिशन न दे दे, महानिदेशक अनुज्ञा न दे दे, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आईजी और डीजीपी ये जो है परमिशन न दे दें। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है ना, क्योंकि महानिरीक्षक के साथ में 1984 के बाद से महानिदेशक को भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन 1984 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 7 में निम्न में से किस नए पदाधिकारी को भी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को डिसमिस, सस्पेंड या रिडक्शन इन रैंक करने की पावर प्रदान की गई है। तो ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, यानी पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक, तो इन सबको ही इसमें पावर दे दी गई है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें महानिदेशक भी जोड़ दिया गया और जो अधीक्षक इसमें ये थे उप महानिरीक्षक और ये जो है ये शामिल कर दिए गए, ठीक है ना। अब वैसे तो 1984 के द्वारा पुलिस महानिदेशक की इसमें शामिल किया गया, लेकिन उस आधार पर ये ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, डी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ये कह रहा है पुलिस अधिकारी जो है इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में या पद में, यानी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी भी ऑफिस में पद को नहीं संभालेगा या नहीं लेगा जब तक किसकी परमिशन,
ना मिल गई हो तो महानिदेशक और महानिरीक्षक की लिखित अनुमति से। उसके बाद में नेक्स्ट है ये धारा 10 से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डीजीपी और आईजी को नियम बनाने की पावर किस सेक्शन में दी हुई है? तो यहां पर किस सेक्शन में दी हुई है? धारा 12। देखो अब यहाँ पे धारा 11 क्या हो गई? रिपील्ड, ठीक है ना, धारा 11 क्या हो गई? रिपील्ड। और उसको ये चूंकि पहले आ चुका है क्वेश्चन कि भाई कौन कौन सी धाराएं निश्चित की गई हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है। वैसे आपको जैसे पढ़ते हैं ना कि कब रिपील्ड की गई, तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लेना, 7 + 4 = 11। तो 1874 में ये 11 जो है रिपील्ड की गई। जैसे हम 82 में पढ़ते हैं ना कि 1882 8 - 2 = 6, तो धारा 6 किस संशोधन अधिनियम के द्वारा रिपील्ड की गई थी? तो 1882 के द्वारा। तो इन दोनों को याद करने का आसान तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। धारा 12 के अधीन पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी पुलिस बल के संबंध में नियम बनाएगा। तो किस संबंध में वो नियम बनाता है? धारा 12 के अधीन डीजीपी के आईजीपी साथ में है इसमें, ठीक है ना। तो किस संबंध में नियम बनाते हैं? पुलिस बल के संगठन और वर्गीकरण हेतु, बल की शक्ति, तैनाती और वितरण आदि के विषय में, पुलिस की विशेष सेवाओं के लिए, हथियार, साज सज्जा और अन्य आवश्यकताओं हेतु। तो ये सारे ही जो है उसमें है। तो इसका धारा 56 का क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो गया लास्ट वाला ए, यानी इसको ई कह सकते हो आप, ABCDE, ठीक है ना। ये याद करने के पर्पज से इस तरह का क्वेश्चन रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। देखो इस वर्ड को याद रखना, जहां पे डेपुटेशन आ रहा है यानी प्रतिनियुक्ति शब्द जहां पे आ रहा है, एक होता है नियुक्ति करना और एक होता है प्रतिनियुक्ति करना, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद रखना। तो यहाँ पे है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन करना। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहां पर जो रेल और लोक कार्यों के आसपास एडिशनल पुलिस फोर्स की जो डेपुटेशन है उसका प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 14 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन करता है? तो जो देखो रेल और अन्य कार्यों के पास में, यहां पर जो इसमें वैसे क्वेश्चन में गलत है, यहां पर देखेंगे हम कि यहाँ पे जो प्रतिनियुक्ति शब्द है ना, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे प्रतिनियुक्ति नहीं होगा, नियुक्ति ही होगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति शब्द जो है ना वो धारा 13 में प्रयोग किया गया है बस, ठीक है ना। यहाँ पे नियुक्ति है कि रेल और लोक कार्यों के आसपास जो पुलिस फोर्स है वो धारा 14 के अधीन नियुक्त की मतलब जो है अपॉइंट की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, ये है यहाँ पे जैसे एडिशनल पुलिस फोर्स जो होता है, एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स, उसकी डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन करता है? तो जो आवेदन है वो कौन करेगा? अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की डेपुटेशन। अब यहां से हमें पहचानना ये क्वेश्चन की कौन सी सेक्शन से रिलेटेड है। तो प्रतिनियुक्ति जो सेक्शन है वो धारा 13 में वर्ड जो ये प्रयोग है, ठीक है ना। तो 58 नंबर इसके लिए आवेदन कौन करेगा? तो यहाँ पे जिसको चाहिए यानी वो व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति के आवेदन पर जिसको आवश्यकता है। तो ये धारा 13 से रिलेटेड है, वो धारा 14 से रिलेटेड था इससे पहले 57 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 59, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की डेपुटेशन किस धारा के अंतर्गत में की जाती है? तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है वो, तो ये हो गया धारा 13। उसके बाद में नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर जो खर्च आता है उसका भुगतान क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, वायलेशन नहीं है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14 का वो वायलेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों का जो भार है उसे कौन वहन करता है? तो कौन वहन करेगा उसे? धारा 13 के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त पुलिस बल को लगाए जाने के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रयोजन हैं। तो यहां पर ये प्रयोजन दे रखे हैं अतिरिक्त पुलिस बल को लगाए जाने के संबंध में, यानी उपद्रवित क्षेत्र में शांति का प्रत्यावर्तन करना, ठीक है ना, और कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना, उपद्रवियों से निपटना और उन्हें निरुद्ध करना, डिटेन कर लेना, संकट में परिस्थितियों का पूर्णतः उनका उन्मूलन, एबोलिशन मतलब कर देना कंप्लीटली, ठीक है ना। तो ये चारों ही हैं, तो यानी यहां पर कौन सा हो गया ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की जो डेपुटेशन है वो करता कौन है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कौन करता है। तो या तो डीजीपी, आईजी, सहायक महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक एंड एसपी, तो उपरोक्त में से कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 64, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है। तो किसके साधारण निर्देशन में रहता है, जिले के मजिस्ट्रेट के, जिला अधीक्षक एसपी के, आईजी के, उपरोक्त सभी के। तो इसमें है ऑप्शन डीएम के अधीन, ये है धारा 14, ठीक है ना। तो धारा 14 आपका जो है ये हो गया। उसके बाद में धारा 14 नहीं है, ये धारा 13 आएगी, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस अधिकारी है ना ये, तो उसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे, जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए, ठीक है ना, तो ये उसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यतः, अनन्यतः मतलब एक्सक्लूसिवली किसके आदेशों के अधीन होता है। तो किसके आदेशों के अधीन होता है वो, एसपी के, ठीक है ना, एसपी के। 65 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है एडिशनल पुलिस ऑफिसर जो होता है उसको विड्रॉ किए जाने का आवेदन कब किया जाता है। जो व्यक्ति है वो आवेदन विड्रॉ करना चाहता है पुलिस अधिकारी के लिए, तो वो विड्रॉ करने के लिए आवेदन जो कितने दिन पहले देना पड़ेगा। तो यहां पर कितने दिन पहले है, चौथा ऑप्शन है 1 माह की सूचना देकर, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 माह की सूचना देकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अतिरिक्त पुलिस बल के व्यय के वहन से छूट कौन प्रदान कर सकता है। तो यहां पर जो छूट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 68, ये मैचिंग से रिलेटेड है, पूछ रहा है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ये किस सेक्शन में है। रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल रखना, विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब या डेंजरस जो एरिया होते हैं उनमें अतिरिक्त पुलिस रखना, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, जो अन्य नियोजन में नहीं लगाएंगे, ये हो गया धारा 10, ठीक है ना। उसके बाद में रेल और अन्य कर्मों वाला जो है ये किसमें हो जाएगा, धारा 14 है। और डिस्टर्ब एरिया में जो एडिशनल पुलिस फोर्स है वो धारा 15 है। और व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी धारा 13 में। तो ये आंसर हो जाएगा एक का डी सी बी ए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अधिकार जो है वो किसको दिया हुआ है। तो वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा ना तब ये और मतलब लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो है आंसर ही दे रहा हूं। बाकी आप पॉज करके इसको और फिर उसके ऑप्शन अपना क्लिक करके और तब आप अपना इसका आंसर देख के अपने देख सकते हैं कि कितने सही हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किस केस में कहा गया है कि डिस्टर्ब एरिया में शांति कायम रखने हेतु
शांति कायम रखने हेतु कठोर कदम उठाए जाने की और शांति व्यवस्था बहाल करने हेतु क्षेत्र के निवासियों को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो ये किस केस में कहा गया? एम नारायण मूर्ति बनाम स्टेट, इस केस में ये कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट है 71। जो डिस्टर्ब एरिया है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुराचरण से मृत्यु, घोरपति यानी ग्रीवियस हर्ट के मामले, ये जी मामले नहीं है, के मामले में किसी व्यक्ति की प्रतिकर का आवेदन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिकर यानी कंपनसेशन का जो एप्लीकेशन है वो किया जा सकता है। तो उस आवेदन करने की जो लिमिटेशन है वो क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 माह के अंतर्गत में वो आवेदन करना होगा, यानी ये धारा आप 15A पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 72 कह रहा है किस धारा में ये प्रबंध है, उपबंध है, प्रोविजन है? धारा 15A के अधीन की धारा 15A के अधीन निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए सिविल सूट जो है नहीं चलाया जाएगा। तो ये किस में है? धारा 15A में ही है ये, और इसका कौन सा क्लॉज है? 5वां क्लॉज। उसमें ये बात कही गई है कि किसी भी क्षति के लिए जिसके लिए प्रतिकर जो कंपनसेशन डिसाइड हुआ है उसके लिए सिविल सूट नहीं चलाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 73 अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किस प्रोविजन में है? तो अतिरिक्त पुलिस बल से संबंधित धारा 13 से, वो ना तो 13 से 16 है ना 14 से 16 है, यहाँ है आपका 13 से 15, ये वाला जो है ऑप्शन डी, ठीक है ना। अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय जो खर्च है उसका वहन कौन करता है, ठीक है ना। तो ये वो वाला व्यय है जो जहां डिस्टर्ब एरिया में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर वहन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 75 विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुराचरण से प्रतिकर का जो आवेदन है वो किस में किया जाएगा, ये पूछा। अब तक इससे पहले जो था वो था कि किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अब है कि कहाँ किया जाएगा, इसके लिए जो एप्लीकेशन है तो वो किया जाएगा आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, ठीक है ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। और ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात है आपका धारा 15A, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 76 क्या कह रहा है? विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। अब देखो यहाँ पे धारा 16 छूट गई है ना, तो धारा 16 से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो वही है कि धारा 13, 14, 15 और 15A इनके अधीन जो धन की वसूली है और वसूली होने पर उनका जो डिस्पोजल है, ठीक है ना, वो किस तरह से किया जाएगा वो धारा 16 बताती है, ठीक। और वो सीआरपीसी की धारा जो है वो 459 थी, ठीक है ना, 458, 459। और बीएनएसएस की धारा ये आपकी हो जाती है 504, 505, ठीक है ना। तो इसके अनुसार किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 77 किस केस में धारा 17 के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d)
और 23 के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। किस केस में 17 के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को आर्टिकल 19(1)(d) और 23 के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो ये है आपका जो केस है, मतलब दुलाला सामंथा बनाम डीएम हावड़ा, ठीक है ना, दुलाला सामंथा बनाम डीएम हावड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है 78, पुलिस एक्ट की किस सेक्शन में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान है? तो किस सेक्शन में है? धारा 17 में, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है 79, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी किसको अपॉइंट किया जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उस क्षेत्र के मतलब जिसमें दंगा, बलवा या शांति भंग होने की आशंका है, उस क्षेत्र के निवासियों को, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अब यहां पे ये पूछ रहा है किसके द्वारा की जाती है, तो वो कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये धारा 17 में मतलब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 81, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर करता है? तो इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का जो भी अधिकारी रहेगा उसके आवेदन पर। उसके बाद नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य बताने हैं, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और आईजी की पावर, और पुलिस बल का गठन, ठीक है ना। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है, जैसे पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हो गए तो धारा 23 हो गया, ठीक है ना। शक्तियां हो गई तो शक्तियां आपकी जो वो धारा 18 में हो गई। उसके बाद आईजी और इनकी जो पावर है वो आपका धारा 5 में हो गई, और पुलिस बल का जो गठन है वो धारा 2 में हो गया। तो ये कौन सा हो गया? 4, 3, 2, 1, इस तरह से हो गए। चार, 3, 2, 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पूछे हैं, बिना दावे की संपत्ति का बाहर साधन, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शक्तियां, लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखना। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो कर्तव्य है वो अभी पढ़ा था, धारा 23 में है। बिना दावे की संपत्ति का बाहर साधन धारा 25 में हो गया। कर्तव्य उपेक्षा के लिए पावर जो है वो 29 में हो गया, और लोक सड़कों इत्यादि पर लॉ एंड ऑर्डर बनाना धारा 31 में हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 4, 3, फिर 2, फिर 1, तो वही जो पहले वाला ऑप्शन था इस तरह से वही है, 4, 3, 2, 1। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहां पर फिर मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है 84, जो मास ड्रिल होता है, सामूहिक ड्रिल और मास ट्रेनिंग, सामूहिक प्रशिक्षण, इसका निषेध, प्रोहिबिशन। उसके बाद निवासियों या भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण, मिसकंडक्ट से पीड़ितों को जो कंपेंसेशन, नागरिक उड्डयन पुलिस बल को सर्टिफिकेट, और नागरिक उड्डयन पुलिस बल होगा, ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा जो मास ड्रिल से का जो प्रोहिबिशन है वो धारा 32 में किया गया है। फिर ये कंपनसेशन से रिलेटेड जो बात है वो आपकी धारा 15A में कही गई है, और सर्टिफिकेट धारा 8A में दिए जाते हैं, और नागरिक उड्डयन पुलिस बल हो गए धारा 2A में कही गई है। तो ये आपकी सेक्शन हो गई, मैचिंग हो गया 4, 3, 2, 1। तो इसमें भी वही है 4, 3, 2, 1, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में सत्य बात बतानी है कि कौन सा सत्य है स्टेटमेंट। धारा 17 के अधीन पहली है, विशेषाधिकार पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, उन्हें वही शक्तियां होंगी जो सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं, वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा। तो ये सारी बात ही सही है।
उसके बाद में नेक्स्ट है 86, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने या उपेक्षा करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट उन्हें दे सकता है? तो 50 रुपए से अनधिक का जुर्माना। ठीक है ना, धारा 19। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस सेक्शन में किए गए हैं? तो ये है आपकी धारा 21। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और सीआरपीसी के उपबंधों के सिवाय किसी भी प्राधिकार, प्रधान नहीं है यहाँ पर, अथॉरिटी है, प्राधिकार, किसी भी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ये किस धारा में कहा गया है? तो ये है धारा 20। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, पुलिस अधिकारी सदैव ऑलवेज ऑन ड्यूटी रहेंगे और जिले के किसी भी भाग में एम्प्लॉयड यानी नियोजित किए जा सकते हैं। ये प्रोविजन किस सेक्शन में है? तो ये है धारा 22 के अंतर्गत। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पुलिस एक्ट की किस धारा में, किस सेक्शन में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के संबंध में प्रोविजन है? तो ये है आपका धारा 23। ठीक है ना, धारा 23। उसके बाद में नेक्स्ट 91, किस केस में कहा गया है कि पुलिस एक्ट की धारा 23 के अधीन उल्लिखित वर्ग के अपराधियों से बाहर किसी व्यक्ति पर निगरानी का अधिकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये आपका किस केस में कहा गया है? मालिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 92, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि व्यक्ति का नाम पुलिस रजिस्टर में दर्ज है तो उसकी निगरानी का अधिकार पुलिस को है, क्योंकि वह एक हैबिचुअल यानी अभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ये जो है बात किस केस में कही गई थी? आपका जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मालिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो इसको केस को दो तरीके से इसमें पूछा है। उसके बाद में नेक्स्ट है 93, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी पूछी है कि ड्यूटी कौन कौन सी है? सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए सब आदेशों का पालन करना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंटों का निष्पादन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट करना, सार्वजनिक उपतापों का निवारण करना, ठीक है ना, पब्लिक न्यूसेंस का प्रिवेंशन करना, मदिरापान, द्यूत गृह आदि का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करना। तो ये सारे ही काम जो है पुलिस अधिकारी के हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 94, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे। ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो ये है आपकी सेक्शन 25। ठीक है ना, 25। तो 23 हो गया। अब इसमें यहाँ पे कौन सी सेक्शन छूट रही है? धारा 24। ठीक है ना। उसमें है कि पुलिस अधिकारी जो है वो क्या कर सकता है? इत्तला यानी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है, इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। ठीक है ना। ये धारा 24 में कही गई है। किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को। ठीक है ना। और क्या करेंगे? समन, वारंट, तलाशी वारंट यानी सर्च वारंट, इसके लिए क्या करेंगे? आप एप्लीकेशन देंगे यानी आवेदन करेंगे। तो ये धारा 24 में कही गई है। तो धारा 24 को एक वर्ड से याद रखो, इत्तिला, पुलिस ऑफिसर द्वारा इत्तिला। 24। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, बिना दावे वाली संपत्ति को डिटेन करने का आदेश कौन दे सकता है? तो यहां पर जो आदेश है वो आपका डीएम देता है।
ठीक है ना, डिटेन करने के लिए धारा 26 के अधीन। उसके बाद में नेक्स्ट है 96, बिना दावे वाली संपत्ति को डिटेन करने के बाद मजिस्ट्रेट उद्घोषणा जारी करता है कि संपत्ति का दावा करने वाला व्यक्ति उपसंजात यानी उपस्थित होकर, अपीयर होकर दावा करे। उसके उपस्थित होने की अवधि क्या होगी, यानी कितनी अवधि के भीतर उसको उपस्थित होना होगा, तो वो उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर उपस्थित होगा। ठीक है ना। अब यहां पर जो है ये मतलब हो गया आपका 26 से रिलेटेड, ये भी हो गया। ठीक है ना। अब है 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति के विक्रय का आदेश कब दे सकता है, किन कंडीशंस में दे सकता है, ये पूछा है। तो जब संपत्ति का कब्जा करने वाला व्यक्ति अज्ञात है, अननोन है, या एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है। दूसरा, जब मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि संपत्ति के विक्रय से उसके वास्तविक स्वामी को लाभ होगा। और तीसरा, जब संपत्ति 10 रुपए से कम मूल्य की है। ठीक है ना। तो यहां पर वो क्या कर सकता है, उसका विक्रय करवा सकता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर पुलिस अधिकारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी न रहने पर सर्टिफिकेट प्रदान करने से इनकार करने पर वह कितना पनिशमेंट दिया जाएगा 98 में। तो यहां पर जो पनिशमेंट है वो कितना होगा, 200 रुपए से अनधिक शास्ति हो सकता है, तो यहाँ फाइन हो गया, पेनल्टी, 6 माह से अनधिक कारावास हो गया। तो ये दोनों ही हो गए, और धारा 28 में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, इससे पहला सेक्शन जो हमने पढ़ा था ना, क्वेश्चन जो पढ़ा था वो सेक्शन 27 पर था। ठीक है ना। अब ये कंटिन्यू ही चल रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 99, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा करता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहां पर कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, 3 मास के वेतन से अनधिक शास्ति हो गया, और 3 मास से अनधिक कारावास की अवधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास। तो उपयुक्त दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये हो गया सेक्शन 29। ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 बराबर 9 से आपको यहाँ पे याद रहेगा 29। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, लोक जमाव और जुलूसों का प्रावधान कौन सी सेक्शन करती है। तो लोक जमाव और जुलूसों का प्रावधान जो धारा 30 करती है। ठीक है ना। जिसमें लाइसेंस दिया जाता है और लोक जमाव और जुलूसों का रेगुलेशन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 101, लोक जमाव और जुलूस यानी जो पब्लिक असेंबली है, और जो जुलूस मतलब प्रोसेशन है, इसके लिए लाइसेंस का प्रावधान जो वो कौन सी धारा करती है, तो वो होगी धारा 30। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 102, लोक जमाव और जुलूस के लिए जो लाइसेंस है उसके लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा। तो ये आवेदन किया जाएगा या तो डीएम के समक्ष या एसडीएम के समक्ष। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एसडीएम के समक्ष और डीएम के समक्ष, यानी ए एंड सी दोनों ऑप्शन आपके यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद में ये धारा 30 का क्लॉज 2 हो गया। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है, जमाव और जुलूसों को विनियोजित रेगुलेट करने का अधिकार जो वो किसको है। तो यहां पर एसपी भी कर सकता है, सहायक पुलिस अधीक्षक भी कर सकता है।
ठीक है ना, दोनों ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है 104, लोक जमाव और जुलूसों के लिए दी गई लाइसेंस की जो टर्म्स होती है या कंडीशंस होती है उनका वायलेशन करने वाले जमाव और जुलूसों को रोक देने या बिखर जाने का आदेश कौन दे सकता है? तो 104 का आंसर आपका जो है वो हो गया मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, ठीक है ना, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी भी दे सकता है, आईजी भी दे सकता है, उसके बाद में एसपी भी दे सकता है। और वो कोई सा भी एसपी हो यहाँ पर, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे वो ज्वाइंट हो, चाहे वो असिस्टेंट हो या इंस्पेक्टर हो या थाने का भार सदक अधिकारी हो, तो ये सभी हो गए इसमें। और ये हो गया धारा 30A, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन करने वाले जमाव और जुलूसों के संबंध में दी गई लाइसेंस की शर्तों का अतिक्रमण करने पर या बिखर जाने या रोक देने का प्रावधान जो है वो किया गया है किस सेक्शन में? तो अब के यहाँ पे सेक्शन पर पूछ लिया घुमाकर, ठीक है ना, तो ये धारा 30A में। उसके बाद में नेक्स्ट है 106, मैचिंग से रिलेटेड है, लावारिस संपत्ति हेतु जो उद्घोषणा जारी की जाती है किस सेक्शन में? लोक जमाव जुलूसों का विनियमन और लाइसेंस देना, जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की, सेविंग जो है पावर की और अधिकारिता है, ठीक है ना, जुरिस्डिक्शन। तो इससे रिलेटेड आपको मैचिंग करनी है ये। तो ये हो जाएगा आपका वही, उद्घोषणा कहाँ पे है, ये 26 में हो गई, और लाइसेंस वगैरह कहाँ पे दिया जाता है, तो ये धारा 30 में दिया जाता है। और मजिस्ट्रेट की जो पावर की सेविंग है वो किस सेक्शन में है? 33 में है, और जुरिस्डिक्शन वो 35 में है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका 4 3 2 1, ठीक है ना। उसके बाद में 107 नंबर क्वेश्चन, मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज होगी इसका रेगुलेशन पुलिस कर सकती है, और ये किस सेक्शन में कहा गया है? ये है आपका 30 का जो क्लॉज 4 है उसके अंतर्गत में, ठीक है ना, धारा 30 का क्लॉज 4, मार्गों में जो संगीत को जो रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 108, धारा 30 के अंतर्गत में लाइसेंस या आदेश की अवज्ञा यानी डिसओबीडियंस जो करते हैं उसके लिए पेनल्टी शास्ति का उपबंध किया गया है। तो धारा 30 के अंतर्गत में जो लाइसेंस दिया जाता है उसकी अवज्ञा के लिए धारा 30A में जो पनिशमेंट यहाँ पर दिया जाता है, नहीं पनिशमेंट के लिए तो क्योंकि उसमें तो पावर है वायलेंस के लिए 30A में, लेकिन जो पनिशमेंट है वो दिया जाता है 32 में, ठीक है ना। यहाँ पर 32 में जो है वो पनिशमेंट दिया जाता है 30 के लिए, तो 30 के लिए पनिशमेंट 32 में है, जबकि जो 30A है वहां तो वो जो है उसके बिखर जाने का आदेश देता है जब लाइसेंस की शर्तों का अतिक्रमण किया जाता है जमाव और जुलूस के द्वारा। तो उसके संबंध में जो मजिस्ट्रेट या एसपी या असिस्टेंट एसपी वगैरह ये होते हैं, निरीक्षक इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है ना, तो उसको वो रोकने का आदेश, उसको बिखर जाने का आदेश जो है वो 30A में दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 109, लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन करने पर जमाव या जुलूस को बिखर जाने का आदेश जो दिया गया है और जमाव और जुलूस के द्वारा उस आदेश की अवज्ञा करने पर जो पेनल्टी है वो कितनी जो दी जा सकती है? तो 109 का हो गया 200 रुपए से अनधिक का जुर्माना। तो अब धारा इसमें कौन सी छूट गई? 31, ठीक है ना। तो 31 है कि जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगी, यानी पुलिस क्या करेगी? लोक सड़कों, मार्गों, आम रास्तों, घाटों उतरने के स्थान पर, है ना, इन स्थानों पर क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगी, व्यवस्था बनाए रखेगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सामूहिक ड्रिल होता है, मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग के निषेध को यानी उसके प्रोहिबिशन को स्पष्ट मना कौन करती है?
तो वो धारा 32A है, ठीक है ना, जो 1984 के द्वारा जोड़ी गई है 1984 में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सामूहिक सुरक्षा हेतु या लोक शांति बनाए रखने हेतु मास ड्रिल करने या शस्त्र लेकर मास ट्रेनिंग करने या अस्त्र ले जाने से मना कौन करता है? मना करने की पावर जो वो किसमें है? तो ये मना कौन कर सकता है? तो वो है डीएम। तो डीएम मना कर सकता है, ठीक है ना, धारा 32A। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पुलिस एक्ट की कौन सी धारा जो है सेविंग के संबंध में उपबंध करती है? तो सेविंग के संबंध में जो है कौन सी धारा उपबंध करती है? वो है धारा 33। धारा 33 जो सेविंग के संबंध में उपबंध करती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, धारा 32A के अंतर्गत में जो अस्त्र शब्द है, उस अस्त्र शब्द के जो आर्म्स वर्ड प्रयोग किया गया है उसमें कौन शामिल है? लाठी, डंडा, छड़ी, बेलचा, तो ये सारे हैं, ठीक है ना, यहां पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट धारा 32A में दिए गए सार्वजनिक सूचना या अग्रिम आदेश को कितना बढ़ा सकती है? तो वो 6 माह तक की अवधि तक के लिए वो बढ़ा सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन। 115 कह रहा है कि धारा 32A के अंतर्गत में जो निषेध आज्ञा है वो कब तक लागू रहती है? तो वो 3 माह से अधिक लागू नहीं रहती है, तभी तो सरकार उसको 6 माह तक बढ़ाती है, तो 3 माह से अधिक लागू नहीं रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, धारा 32A के अंतर्गत में वर्णित निषेधों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दंड कितना दिया जा सकता है? तो यहाँ पर जो पेनल्टी की बात है 32A के लिए, वो कितनी पेनल्टी दी जा सकती है? तो 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। तो ये आंसर हो गया सी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 117, धारा 32A के अंतर्गत में कारित जो अपराध है वो कैसा अपराध होगा? संज्ञेय अपराध, ठीक है ना। तो ये दोनों ही धारा 32B के क्वेश्चन है, 116 और 117, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 118, धारा 34 के अंतर्गत सड़कों पर शहर की सीमाओं के भीतर अपराध के लिए जिसमें निवासियों या यात्रियों को बाधा, क्षोभ, असुविधा या नुकसान पहुंचता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध हो जाने पर व्यक्ति दंडित किया जाएगा। तो यहां पर धारा 34 के अंतर्गत में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनको इनकन्वीनियंस होता है, एनोइंग होती है, रिस्क होता है, डेंजर होता है, डैमेज होता है, जो भी वहां के रेजिडेंट है, निवासी हैं या विजिटर्स हैं यानी यात्री हैं, तो वहां मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध हो जाने पर व्यक्ति को कितना दंड जो वो दिया जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन है 50 रुपए जुर्माना या 8 दिन तक का कारावास, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा क्वेश्चन 119, पुलिस एक्ट के किस सेक्शन में दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं? तो 119 में जो दंडात्मक प्रावधान है वो तीनों में है, 29 में भी, 32B में भी और 34 में भी। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है 120, ये मैचिंग से रिलेटेड है। पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों जुर्मानों की वसूली, ठीक है ना। और नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ रहेंगे, तो इनको मैच करना है। तो पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि दे सकते हैं, तो ये हो गया धारा 24 में, ठीक है ना। उसके बाद में मजिस्ट्रेट पुलिस डायरी रखेंगे, ये हो गया धारा 44 में। उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों जुर्मानों की वसूली वो की जाती है धारा 37 के अनुसार। और पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ रहेंगे, ये धारा 22 कहती है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका
2143। उसके बाद में नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, कौन सड़कों पर कारित अपराध है, कौन सा? तो शरीर का शिष्ट प्रदर्शन करना, जीव जंतु के साथ क्रुएल्टी करना, ड्रंक या राइटस पाया जाना, बलवात्मक पाया जाना, मार्ग पर धूल फेंकना, तो ये सभी हैं, ठीक है ना, धारा 34। और जो धारा 33 थी उसमें हमने सेविंग की बात पढ़ी थी, ठीक है ना, डीएम की जो मजिस्ट्रेट है उसकी पावर यानी उसके नियंत्रण की जो सेविंग थी उसके संबंध में हमने बात की थी धारा 33 में। उसके बाद में नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध किसी आरोप की जांच के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये है धारा 35। तो धारा 35 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी विरुद्ध किसी आरोप की जांच वो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी के द्वारा किया जाता है 35 में। उसके बाद नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, किस मामले में यह धारित किया गया है कि धारा 7 और 35 के क्षेत्र जो है वो क्या हैं, अलग अलग हैं? तो ये किस केस में कहा गया है? शिवनंदन सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 124 क्वेश्चन, किस मामले में ये कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध धारा 7 के अधीन विभागीय कार्रवाई और धारा 35 के अधीन न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है? तो ये वही जो अभी हमने पढ़ा ऊपर जो केस था, शिवनंदन सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, पुलिस एक्ट की कौन सी धारा विभागीय दंड के अलावा अन्य विधियों के अंतर्गत भी कार्रवाइयों और अभियोजन किया जा सकता है, इस बात का प्रावधान करती है? तो ये है आपकी धारा 36, ठीक है ना, कि अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की जो शक्ति है वो प्रभावित नहीं करती है। अब उसके बाद में इसमें एक सेक्शन छूट गई, जैसे धारा 34A, धारा 34A, धारा 32 और 34, इनके जो अपराध है इनके अधीन उन अपराधों में किसी भी बात करती है सुलह की, कंपाउंडिंग की, ठीक है ना। तो 34A को याद रखना है आपको, कंपाउंडिंग के बारे में प्रोविजन करती है, ठीक है ना। एसपी कंपाउंडिंग कौन करेगा? एसपी, ठीक है ना, एसपी करेगा अभियोजन प्रारंभ होने के बाद या उससे पूर्व, ठीक है ना। तो ये हो गया 34A, हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप के संबंध में जांच कौन करेगा? तो जांच जो है वो मजिस्ट्रेट, यानी जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। तो केवल मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है उसमें, ठीक है ना, या मजिस्ट्रेट की शक्ति रखने वाले अधिकारी, तो मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है उसमें, किसमें? धारा 35 में। उसके बाद नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, धारा 34 के अधीन जुर्माने से दंडित कोई व्यक्ति ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट करने पर उसको कारावास दिया जा सकता है, कितना? तो 8 दिन से अनधिक अवधि का कारावास उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया धारा 34 के अधीन जो किया जाता है उसमें पनिशमेंट भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है 28 यानी 128, पुलिस एक्ट के अंतर्गत में परिवादित कार्यवाहियां और अभियोजन के लिए जो लिमिटेशन है वो किस सेक्शन में दी हुई है? तो वो है धारा 42 के अधीन, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, किस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार में जो सामान्य नियम बनाने की शक्ति उसमें वेस्टेड है वह ना तो धारा 7 से आती है ना ही धारा 12 से, बल्कि ये कहां से आती है? धारा 42 से। तो ये किस केस में कहा गया? भगत राम बनाम आईजी पुलिस, इस केस में ये कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 130, पुलिस एक्ट की किस
धारा के अधीन सुने जाने का अवसर प्रदान, सुने जाने 130 सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाने, ये गलत है यहाँ पे वर्ड, सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत किसमें है? तो ये सिद्धांत है आपका धारा 46 में। ठीक है ना, ये है आपका धारा 46 में, जहां अधिनियम की परिधि यानी स्कोप ऑफ द एक्ट जो दिया हुआ है वहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। पुलिस एक्ट के अधीन कारित अपराधों के लिए जो कार्रवाइयां हैं वो अधिनियम के अधीन कारित अपराधों के लिए कार्रवाइयां परिवादित कार्य किए जाने के बाद कितने माह के अंतर्गत में किया जा सकता है? तो वो 3 माह के भीतर। ठीक है ना, 3 माह के भीतर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया ना, ये लिमिटेशन का संबंध जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था सेक्शन 42 से। ठीक है ना, उसके बाद 132। अब ये मैचिंग से रिलेटेड है। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस का सदस्य न बनने की सूचना देने की अवधि। अब ये लिमिटेशन से संबंधित क्वेश्चन है, अलग अलग पूछे हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्याग के लिखित सूचना देने की न्यूनतम अवधि। दुराचरण से पीड़ितों को मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन की न्यूनतम कालावधि। धारा 42 के अधीन कार्रवाई के लिए जो परिसीमा काल है उसकी अवधि। तो यहाँ पर ये पूछा है, तो इसमें जो राइट है यहाँ पर मैचिंग इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है 133। निम्न में से कौन पुलिस डायरी को मंगवाने के लिए और उसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है? तो कौन है वो है आपका डीएम। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है 134। ये तो हो गया आपका धारा 44 से रिलेटेड। ठीक है ना, उसके बाद प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह एक साधारण डायरी रखे। ये प्रोविजन किस सेक्शन में है? धारा 44 में। उसके बाद में नेक्स्ट है 135। पुलिस एक्ट की कौन सी धारा रिपील्ड नहीं की गई है? तो 37, 39, 38 और 40 इनमें से बताना है। तो कौन सी रिपील्ड नहीं की गई है? तो वो है धारा 37। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। डीएम पुलिस के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को शक्ति दे सकता है। उसे डीएम के सामान्य नियंत्रण के अधीन और कौन सा अधिकारी प्रयोग करेगा? तो और कौन सा अधिकारी प्रयोग करेगा? तो पुलिस का जिला अधीक्षक यानी एसपी। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है 137। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? तो ये है आपका धारा 36 के परंतु के अधीन। ठीक है ना, उसके बाद में एक यहां पर सेक्शन जो है वो छूट रहा है, धारा 43। लिमिटेशन तो हो गया था यहाँ पर। ठीक है ना, 42 में लिमिटेशन तो हो गया था। अब यहाँ पे जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो छूट रहा है, और एक जो सेक्शन है वो छूट रहा है शायद 37, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, तो जो 37 है वो तो कहता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इम्पोज्ड हैं, अधिरोपित हैं, क्या शास्तियां, पेनल्टीज, शास्तियां और जुर्माना, उनकी वसूली यानी रिकवरी। ठीक है ना, उनकी रिकवरी। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो, और ये वसूली जो की जाती है इससे रिलेटेड देखो जो फैक्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, आप क्लास कर लेंगे तो उसमें हम पूरा जो बता चुके हैं। यहाँ तो मैं बस उसका मार्जिनल आपको बता रहा हूँ कि वो सेक्शन क्या कहती है। और ऐसे 43 यानी 43 जो सेक्शन है वो ये कहती है कि कोई जो पुलिस अधिकारी है वो इस बात का प्ली ले सकता है, अभिवचन ले सकता है कि जो कार्य है उसके द्वारा वो वारंट के अधीन किया गया है। ठीक है ना,
ये 43 सेक्शन कहती है। अब 44 हमने पढ़ी ली, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 138। पुलिस एक्ट 1861 की कौन सी सेक्शन सीआरपीसी की धारा 301 के समतुल्य है? तो यहां पर जो 301 के समतुल्य है वो डबल जियोपार्डी, यानी जो हम अभी कह रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे कि उसको 2 बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, तो वो हो गई धारा 36 का परंतुक। और धारा 301 सीआरपीसी का मतलब अब यहाँ पे कौन सी आएगी? बीएनएसएस की धारा 327, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। पुलिस एक्ट की धारा 30, 30 और 31 के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा डिसोबीडियंस के लिए क्या पनिशमेंट होगा? तो 139 में जो पनिशमेंट होगा आपका, या तो 500 रुपए, नहीं 200 रुपए से अनधिक जुर्माना, ठीक है ना, 200 रुपए से अनधिक जुर्माना, ये इसमें पनिशमेंट होगा। 30, 30 और 31 के अधीन निकाले गए वारंट के अधीन, ठीक है ना, तो उसमें ये किस सेक्शन में था? हो गया फिर 32, क्योंकि 30, 30 और 31 के अधीन निकाले गए आदेश हैं, तो उसका दंड जो वो 32 में है। उसके बाद में 140 नंबर क्वेश्चन हो गया, सशस्त्र पुलिस किसके अधीन आती है? तो ये आपका आ जाएगा, जो सशस्त्र पुलिस है वो महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और अधीक्षक और एक और है जिला मजिस्ट्रेट, तो ये आती है सशस्त्र पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन, ठीक है ना। वैसे तो ये पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं, पैरा में उसमें देखेंगे रेगुलेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है 141। पुलिस एक्ट के किस प्रोविजन के अधीन रहते हुए पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित कर सकता है? तो कौन अवधारित कर सकता है इसके संबंध में? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। पुलिस एक्ट से अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी, ये प्रोविजन पुलिस एक्ट की किस धारा में किया गया है? तो 142 में आपका आंसर हो जाएगा 36 सेक्शन में किया गया है, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 143 कह रहा है ग्राम चौकीदार अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये भी रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 144। यदि लावारिस संपत्ति का दावेदार उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंतर्गत में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो वो बेच दी जाती है, विक्रय कर दिया जाता है, तो कौन करता है? मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा उसका विक्रय कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 145। जिले में पुलिस का अधीक्षण, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। सुपरविजन से रिलेटेड सुपरिंटेंडेंस जो है उसका, स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद में ये भी रिपीट हो गया है, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन जो वो किस अधिकारी में होता है? तो यहाँ पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। पहले पुलिस महानिरीक्षक ही था, आईजी, फिर डीजीपी और जोड़ दिया 1984 में। नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी में नियुक्त किए जाने पर मुद्रांकित सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये है आपका डीजीपी के द्वारा भी और डीजीपी द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। उसके बाद 148 है पुलिस अधिकारी पद त्याग कर सकेगा, तो पुलिस अधिकारी जो पद त्याग है वो एसपी की परमिशन से और 2 महीने की सूचना देकर, यानी आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 149 है पुलिस बल के लिए डीजीपी द्वारा बनाए गए नियम प्रभावी होंगे, तो ये आपका जो है वो नियम जो प्रभावी होंगे वो राज्य सरकार के अनुमोदन अप्रूवल से होंगे। उसके बाद 150 है किन स्थानों पर पुलिस बल को नियोजित करने के लिए डीजीपी को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी? तो यहाँ पर जो है वो जब रेल नहर को, अन्य विनिर्माणशाला को और
वाणिज्यिक संस्थान में, इनमें जब अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करता है तब वहां पे जरूरत होती है राज्य सरकार के अनुमोदन की, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। कौन? इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी, तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। किन कंडीशन में कर सकता है? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, बलवा या विधिविरुद्ध जमाव से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को किन को नियुक्त कर सकता है, किन को नियुक्त करने के लिए, मतलब ये पूछा है इसमें, तो प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को, ठीक है ना, नियुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 152, दुराचरण यानी मिसकंडक्ट से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाने के लिए आवेदन किसको किया जाएगा? तो यहाँ पर एसडीएम को, ठीक है ना। एसडीएम को भी है ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो डीएम भी रहेगा, है ना, दोनों रहेंगे, ए और बी। इसका ये गलत दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन जो है। उसके बाद में नेक्स्ट है 153, विशेष पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां और विशेषाधिकार हैं वो रहेंगे, तो वो कैसे रहते हैं? सामान्य पुलिस अधिकारी के समान, धारा 18। उसके बाद में नेक्स्ट है 154, जब कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में दंड देने के लिए उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, धारा 19, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 155, विशेष पुलिस अधिकारी कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा करने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा दंडित किया जाएगा, तो 50 रुपए से अनधिक, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी के कौन से कर्तव्य हैं? तो सभी आदेशों और वारंटों का निष्पादन करना सही है, लोक प्रशांति बनाए रखना भी सही है, सार्वजनिक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस का, लोकोपताप का निवारण करना भी सही है, तो ऑप्शन हो गया डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण कर सकेंगे। कहाँ का कर सकते हैं? तो मदिराओं का, द्योतगृह आदि का, किसी मानव आवास का, अस्पताल और स्कूल कॉलेज का, तो उपरोक्त सभी हो गया इसका आंसर। उसके बाद 158 मतलब पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, उसके व्ययन की बाबत वो किसके अधीन होंगे? तो 158 में वो किसके अधीन होते हैं? आपका जिला मजिस्ट्रेट के अधीन, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, डीएम बिना दावे वाली संपत्ति को डिटेन कर सकता है और यह उद्घोषणा भी निकाल सकेगा कि जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर दावा करता है वह उद्घोषणा की तारीख से उसके समक्ष उपस्थित हो 6 महीने के भीतर, धारा 26। उसके बाद नेक्स्ट है 160, लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञा यानी परमिशन कौन देता है? तो वो देता है आपका या तो एसपी देगा या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, तो दोनों दे सकते हैं, ए एंड बी। उसके बाद में 161, कोई जुलूस जो धारा 30 के अधीन प्रदान किए गए लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन करता है उसे रोक सकता है, बिखरने का आदेश दे सकता है, ठीक है ना। तो कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, डीजीपी भी, आईजीपी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है 162, लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन करने वाले जमाव और जुलूस के संबंध में प्रोविजन जो है वो किस सेक्शन में है? तो धारा 30A में। उसके बाद में नेक्स्ट है, जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही या अभियोजन उसके अधिकारी की हैसियत में किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए तब विधिपूर्ण अभिवचन वह कर सकेगा। किस चीज के लिए? तो यहाँ पर कि ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया गया था, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 164, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, इस संबंध में प्रोविजन जो किस सेक्शन में है? धारा 44 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी जनरल डायरी रखेगा के संबंध में प्रावधान जो और किस जगह पर है पुलिस एक्ट के अलावा? ये आपको मैच करना है धारा 44 के साथ में, धारा पैरा मतलब 295, ठीक है ना, तो आंसर हो गया ए।
उसके बाद में 166 पुलिस अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डायरी को मंगाने और उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कौन इंडिपेंडेंट है? तो ये कौन इंडिपेंडेंट हो जाएगा? डीएम। ठीक है ना। उसके बाद में 167 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारियों की हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्रवाई की जाए तो उसके लिए अपने बचाव में वह कौन सा प्ली कर सकता है? तो ये वैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के अधीन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस के एसपी का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन ग्राम चौकीदार या अन्य पुलिस अधिकारी पर होगा। ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो सेक्शन 47 में। ठीक है ना। अब 46 जो वो स्कोप के बारे में बात करती है, स्कोप ऑफ एक्ट, ठीक है ना, अधिनियम की परिधि। और 45 जो है वो किसके बारे में बात करती है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रेस्क्राइब कर सकती है। क्या प्रेस्क्राइब कर सकती है? फॉर्म। किसका फॉर्म? रिटर्न्स का, विवरणियां, रिटर्न्स का फॉर्म जो वो प्रेस्क्राइब कर सकती है, विहित कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 169 पुलिस एक्ट के अधीन बनाए गए सब नियम समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किए जा सकते हैं। ये बात किस सेक्शन में कही गई है? तो ये है आपका धारा 46 का क्लॉज 3, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 170 कौन सा प्रोविजन संबंधित पुलिस अधिकारी को दंडित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, इस बात को उपबंधित करता है? तो ये है आपका पुलिस एक्ट की धारा 46 का क्लॉज 2 और पुलिस रेगुलेशन का पैरा 478। ठीक है ना, आंसर हो गया ए। उसके बाद नेक्स्ट है 171 पुलिस एक्ट को किसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई? तो यहां पर कैनिंग के द्वारा जो वो परमिशन दी गई। फिर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार जो साधारण पुलिस जिला है उसके अंतर्गत में कौन नहीं आता है, ये पूछा यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें डेफिनेशन में आप देखेंगे तो प्रेसिडेंसी है, राज्य है, और यहाँ पर जिला नहीं है, यहाँ पर ये स्थान है। ठीक है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा जिला। जिला वर्ड का वहां पर प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 173 यह किस केस में अवधारित किया गया है कि सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई को नियुक्त करने वाला अधिकारी वो एसपी नहीं है, बल्कि कौन है? डीआईजी, वो डीजी, क्या कहते हैं इसको, उप, यानी डीआईजी। हाँ, डीआईजी तो हो गया, डीआईजी है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये है सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट के केस में। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये किस केस में कहा गया है कि यदि पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जाती है कि पुलिसकर्मी दुष्चरित्र था, तो इस प्रकार का सेवा समापन उसका क्या माना जाएगा? दंड माना जाएगा। तो ये किस केस में कहा गया? तो ये स्टेट बनाम भूपसेन के केस में कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह किस केस में अवधारित किया गया कि किसी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो नियम है ये सरकार के द्वारा पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन है। सरकार द्वारा बनाया गया इस प्रकार का नियम संविधान की अवहेलना नहीं है। ये आपका कहा गया अब्दुल अहमद बनाम डीआईजी। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य की अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो सेवकगण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, उसे निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 3 माह के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना सही है। दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पैरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, ये सही है। सदाचरण वेतन से वंचित करना, ये भी सही है। विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, ये भी सही है।
यहाँ जो 3 मास का वेतन दिया ना, ये यहाँ पर गलत है। ये कितना है? 1 मास। तो ये कंफ्यूजन आपको होगा, ये वाला जो है सही नहीं है। तो इस तरह से आपके 176 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना? तो आप कर लेना इनको। आज के लिए इतना ही। अब पुलिस रेगुलेशन को जो पढ़ाएंगे फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना? तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।